नेक्स्ट टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक था रिलेटिव डेंसिटी। हमने बताया था कि रिलेटिव डेंसिटी भी यूनिटलेस होती है और डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, यदि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है तो। नेक्स्ट है हमारा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इट इज डेंसिटी ऑफ गैस, इट इज डेंसिटी ऑफ गैस with respect to H2 gas, with respect to H2 गैस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेफरेंस गैस हम लेने लग रहे थे पहले रिलेटिव डेंसिटी में, जो रेफरेंस गैस लेने लग रहे थे वो रेफरेंस गैस इसमें फिक्स है, H2 है। ठीक है, मतलब H2 is always reference gas in vapor density। मतलब यदि आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है तो उसमें हमेशा H2 को ही रेफरेंस गैस लेके चलते हैं। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2 गैस। और इसमें हमने क्या लिखा था? मोलर मास ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास ऑफ H2 गैस। ये क्या आ जाएगा? कब होगा ये? जब प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा सेम। ये जो मास डेंसिटी को मास के इक्वल टू लिखने लग रहे हैं ना, ये तब होता है जब प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम हो, तब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जब मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? मोलर मास ऑफ गैस बाय मोलर मास ऑफ H2, ये ऑलवेज 2 ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस बाई 2। या हम ये लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। यहाँ से एक ये रिलेशन आया कि भाई आपको वेपर डेंसिटी दे रखी हो और आपसे मोलर मास पूछ लिया जाए गैस का, तो आप वेपर डेंसिटी का 2 गुना कर दें। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल से आप इसको समझें। इन्होंने कहा कि भी वेपर डेंसिटी ऑफ SO3 गैस निकालनी है भाई, बस हमसे और कुछ नहीं दे रखा। इसका मोलर मास निकाल लें। सल्फर का होता है 32 प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक का होता है 16, 32 प्लस 16 3 48, ये आ जाएगा 80। ठीक है, वेपर डेंसिटी निकालनी है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2, 240। तो वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 40। अगर इन्होंने वेपर डेंसिटी ही दे रखी होती जैसे देखो एक और एग्जांपल करते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ SOX इज 32। वेपर डेंसिटी कितनी दे दी? 32। x निकालना है आपको, तो क्या करोगे आप? मोलर मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी दैट इज 64। इसका मोलर मास 64 आना चाहिए। कैसे आएगा? देखो 32 प्लस ऑक्सीजन दे रखे हैं x इंटू 16 इज इक्वल टू 64। देखो बेटा
SOX का मोलर मास 64 आना चाहिए, उसके लिए X की वैल्यू हमें निकालनी है। सल्फ़र का 32 होता है प्लस ये जितने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं X इंटू एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 इज इक्वल टू 64। यहाँ से तो निकाल लो x इंटू 16 इज इक्वल टू 64। इसको इधर लेके जाएं -32, दैट इज 64 में से 32 को माइनस करोगे 32 बच जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से 16x इज इक्वल टू 32, 16 एकम 16 दूनी 32, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो हमें ये मिला ये था SOX, x की जगह मैं क्या पुट करूँ 2, SO2। समझ में आई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी SG, it is density of solution, it is density of solution with respect to water at 4 degree Celsius. It is density of solution with respect to water means specific gravity is equal to density of solution by density of water at 4 degree Celsius। तो आप ये लिखोगे density of solution by वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है ये बात बिल्कुल। डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की 1 ग्राम पर ml होती है। तो यहाँ से देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ से जो सॉल्यूशन की डेंसिटी आएगी और नीचे तो रहना ही 1 ग्राम पर ml है तो फिक्स है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी ग्राम पर ml में होगी और ये भी ग्राम पर ml में है। तो ग्राम पर ml से ग्राम पर ml कैंसिल, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूनिट लेस होती है। लेकिन यहाँ से जो डेंसिटी निकाल लेंगे हम सॉल्यूशन की, मान लो आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो और आपको डेंसिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, तो वो हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्राम पर ml। ये 1 ग्राम पर ml इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्राम पर ml। जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उसको आप ग्राम पर ml में लिख दें, वो आपकी सॉल्यूशन की डेंसिटी आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। ए सॉल्यूशन हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ए सॉल्यूशन हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी एज 1.2। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। सिंपल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया कि जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो उस पे यूनिट लगा दे ग्राम पर ml। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय 1 ग्राम पर ml। इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या होगा, इसकी गुणा यहाँ इधर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। गुड माई पॉइंट, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं एवरेज एटॉमिक
मास, या हम बोल सकते हैं मीन एटॉमिक मास, मीन एटॉमिक मास। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है। इट इज वेटेड एवरेज ऑफ, इट इज वेटेड एवरेज ऑफ different isotopes of elements क्या कहा इसने, अलग अलग आइसोटोप्स के एवरेज वेट को एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो 35.5 होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। तो इसको हम लिखेंगे ए बार इज इक्वल टू, या आप इसको लिख दें ए एवरेज। आप लिखेंगे x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस x3 A3 प्लस सो ऑन, जितने भी आपको आइसोटोप दे रखे हैं। यहाँ आप लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन। जो इसके अंदर A1 है, A2 है, A3 है, ये हैं दीज आर एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप। एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। ठीक है, x1 x2 x3 ये हैं परसेंटेज अबंडेंट ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो इसको परसेंटेज ऑफ एटम। एटम की कितनी परसेंटेज उस टाइम पे वहाँ पे पड़ी हुई है। जैसे एग्जाम्पल से आप इसको समझोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आर 75% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। मतलब कि क्लोरीन 35 तो दे रखा है 75% और क्लोरीन 37 दे रखा है 25%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालना है। x1 x2 x3 क्या है, परसेंटेज अबंडेंस है। तो x1 क्या दे दी 75% और x2 क्या दे दी 25%। A1 क्या दे दिया 35 और A2 क्या दे दिया 37। ठीक है, पुट करें फॉर्मूले के अंदर, x1 A1 75 इंटू 35 प्लस x2 A2 25 प्लस 37, दैट इज बाई x1 प्लस x2। x1 है 75 प्लस 25, मतलब जो ये नीचे आएगा ना x1 प्लस x2 प्लस x3 वो 100 ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज तो 100 में ही होती है ना। तो आप इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, देखें 75 की 35 से करो गुणा, 7 पंजे 35, 5 दिए 15, 5 15 सर 2 12, 1 3 4 और 1 5, 52 2 5, 7 21
और 5 26, और 37 की 25 से करें तो 5 से 35, 3 5 से 15, 7 दूनी 14, 5 और 4 9 और 3 12, 2 1 1 2 3, 32 का 2 3 6 3 925। ऐड करें 0 2 2 4 1 5 9 6 15 5 1 2 1 3, इसकी गुणा और इसकी गुणा आ जाएगी 2625 प्लस 925 बाई 100, ये आया 3550 बाई 100, ये आ जाएगा 35.5। तो आपने देखा होगा कि क्लोरीन का जो मोलर मास है वो 35.5 ग्राम है ना, या मोलिकुलर मास की हम बात करें तो वो 35.5 एटॉमिक मास यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों का क्या है, एवरेज है। एनवायरनमेंट में क्लोरीन 35 तो 75% मिलती है और क्लोरीन 37 25% मिलती है। इनका एवरेज आप निकालोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। एवरेज मोलर मास, जैसे अभी हमने ये निकाला, अभी हम निकाल लेंगे एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास, अभी ये था एवरेज एटॉमिक मास, और अभी हम निकालेंगे एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू W टोटल बाय N टोटल। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास होता है ना। तो बस यहाँ से देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मोलर मास। बस हमने क्या किया, मोलर मास को इधर ले गए, यहाँ ले गए, और नंबर ऑफ मोल्स को नीचे ले गए, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये है बेटा, W टोटल का मतलब है W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन, ठीक है। और N टोटल लिखने का N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से देखो अब W1 को लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू N1 इंटू M1, मतलब ये है मोलर मास 1 इज इक्वल टू W1 बाई N1, इसको लिख सकता हूँ। तो मेरे को निकालना है W1 यहाँ से, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं N1 को ले जाऊँ यहाँ पे, तो W1 की जगह मैं लिख सकता हूँ N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस सो ऑन बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन। जो इसमें M1 है, M2 है और M3 है और सो ऑन है, वो है मोलर मास। मोलर मास ये वाले M1 M2 M3 ये तो मोलर मास है, ठीक है। तो मैं मोलर मास एवरेज का फॉर्मूला लिखूँगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस सो ऑन बाई N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। कैसे समझोगे अभी आप, एक एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आप समझ जाओगे। देखें एग्जाम्पल, देखें। एयर कंटेन्स 80% N2 gas and 20% oxygen gas बाई मोल। देखो इन्होंने कहा बाई मोल कि 80% नाइट्रोजन, मतलब 100 में से 80% तो नाइट्रोजन के मोल हैं और 20% ऑक्सीजन के मोल हैं, बाई मोल। अगर ये बाई मास दे रखा होता तो हम कहते हैं 80 ग्राम नाइट्रोजन है और 20 ग्राम ऑक्सीजन है, लेकिन इन्होंने बाई मोल दिया है ना, तो 80 मोल नाइट्रोजन के और 20 मोल ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज
मोलर मास ऑफ एयर, मोलर मास ऑफ एयर। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए, एज्यूम 100 मोल, आपने 100 मोल एज्यूम कर ली। क्यों की 100 मोल एज्यूम, क्योंकि ये जो परसेंटेज में दे रखे हो ना, तो उसके लिए 100 ही एज्यूम करते हैं ताकि हमें डायरेक्ट 80 मोल नाइट्रोजन के मिल जाएं और 20 मोल ऑक्सीजन के मिल जाएं। तो अगर 100 मोल हमारे पास हैं तो आप लिखोगे यहाँ N2 हैं, यहाँ O2 हैं, N2 के 80 मोल हो गए, इसको लिखो आप N1, और 20 मोल हो जाएंगे ऑक्सीजन के, हमने लिख दिया उसको N2। मोलर मास कितना है M1 का, 14 दूनी 28, एक ऑक्सीजन का एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28। और मोलर मास M2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। फॉर्मूले में पुट करना है, इसमें निकालने हैं एम एवरेज निकालते हैं। N1 80 इंटू M1 28 प्लस N2 20 प्लस M2 32 बाई N1 है 80, N2 है 20, 80 प्लस 20। इसको सोल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो कमेंट में मेरे को भी बताना, ठीक है। कमेंट करके बताना इसका क्या आंसर आया, और कमेंट में ही मैं बताऊंगा कि इसका आंसर सही आया आपका या गलत आया, ठीक है।